हालत अभी अस्वस्थ है और ये लेटे हुए खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है बिरजू भाई पे। और उन्होंने एक सही कहा बिरजू भाई ने, बिरजू भाई आप लेट जाओ। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं देख रहा हूँ बिरजू भाई स्कूल में जो टीचर है, आप ध्यान से सुनिएगा। आज जो स्कूलों में पहाड़ों में टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी प्रोफेशनल ड्रेस में नहीं है, जीन्स में स्कूल जा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई मंदिर के बाबा हैं या टीचर हैं। मेरे ये हाथ तक समझ में ही नहीं आया, माँ की कसम कह रहा हूँ। इसलिए मैंने ये प्रश्न उठाया। और रामदास जोशी हॉस्पिटल रामनगर में है, वहाँ सारे डॉक्टर विदाउट में बैठे हुए हैं। अरे कैसे पता लगेगा आप डॉक्टर हैं? देखिए यहाँ पे ये एम्बुलेंस आई थी जिसमें डॉक्टर्स थे और आते ही बिरजू भाई ने उनको बिल्कुल बैरल लौटा दिया। बिरजू भाई का कहना है कि आप डॉक्टर से तो आपकी ड्रेस कहाँ है। बिरजू भाई ने कहा आप डॉक्टर से तो जो डॉक्टर देखने आया था। नहीं, सवाल तो बिरजू भाई का जबरदस्त है भाई साहब। ऐसा तो कोई भी आ जाएगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई घोप भी चला जाएगा। अरे अभी अगर भाई दबे मेरे शरीर में दवाई इन्फेक्शन कर गई तो मैं कैसे बताऊंगा कौन मेरा इलाज करने आएगा? सही बात उनका है। नेम टैग बताएगा, उनकी वर्दी बताएगी, तब लगना भी तो चाहिए प्रोफेशनल। अब जीन्स पहन के आगे मैं कैसे डॉक्टर मान लूं? वो सफेद कोट जो होता है डॉक्टरों का वो पहना जाता है, सफेद कोट में है ही नहीं, तो वो तो मैं समझ रखा हूँ कोई बंगाली उठा के तो नहीं ले आए। हो सकता है कोई वहाँ से बिहार से आ रखे हो। मैं नहीं मानता, इसलिए जो जब डॉक्टर आएंगे यहाँ पर नेम टैग में आएंगे तब मुझे लगेगा, तब मैं इलाज कराऊंगा। बात खत्म, नहीं तो मैं छोड़ूंगा। आप आराम करिए बिरजू जी, हम पूरे तुम्हारे साथ हैं। यहाँ उत्तराखंड में सारे अधिकारियों की ड्रेस बिगड़ी हुई है। ये तो ऐसा लगता है कि ड्यूटी जा रहे हैं या फिर कहीं बद्रीनाथ केदारनाथ धाम घूमने जा रहे हैं, प्रयागराज घूमने जा रहे हैं, ऐसा लगता है इनको देख के। उनकी स्कूल में देखिए आप, बच्चों को ड्रेस ऐसी इन्होंने पहना दी है स्कूल में, ऐसा लग रहा है बच्चा फुटबॉल खेलने जा रहा है। अरे ऐसी ड्रेस होती थी जिस टाइम में हम स्कूल पढ़ते थे, कितनी प्यारी ड्रेस होती थी, एक बच्चा चमकता था। आज वो फुटबॉल वाली ड्रेस पहना दी है, बच्चों के पैर में जूते नहीं है। सरकार उनके लिए भेज तो रही है पैसे, पर वो वहाँ का टीचर के अकाउंट में भेज रही है, वो सब खा जा रहा है। वीडियो शेयर करें साथियों, सब खा जा रहा है वो। फिर तो इसीलिए मैं उन सभी चीजों को लेकर यहाँ बैठा हूँ। लोग कह रहे हैं मैंने खिचड़ी पका दी। अरे मैंने खिचड़ी पकाई है तो तुम छान लो उसको। अरे तो खिचड़ी से तो मरीज ठीक होता है, मरीज खिचड़ी से ठीक होता है। साथियों ये है हम अभी धरना स्थल पे भाई मरीज का, जहाँ पे हमारे उत्तराखंड के ऐसा तो बिरजू भैया जी बैठे हैं धरना पे। और यूँ हम यूँ फल फ्रूट भी लाया था, जूस भी लाया था, पर बिरजू भाई कुछ नहीं पीनी। और ये देख जाओ भैरव बाबा बैठे, यूँ भी भूखा प्यास बैठे। हमारे उत्तराखंड पहुंचे हम देखे सारा कोई बात नहीं है। बड़ा शालीनता सी अंग्रेजी बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। सभी चीजें यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम आती है। अब बिरजू म्याल का दिमाग आप देखिएगा, सीधा कहते हैं कि वेयर ही वो ड्रेस, आपकी ड्रेस कहाँ है। और ये बात मैं आज नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हर शिक्षा संस्थान में टीचर्स की, मैडम की ड्रेस होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो लेट आते हैं ड्रेस कोड नहीं है तो कैसे पता लगेगा टीचर्स लेट आ रहे हैं? हमें क्या पता आम आदमी कौन है। ऐसे ही बिरजू भाई ने सीधा बात सुन लीजिए। रामदास जोशी हॉस्पिटल में मैं अपने बच्चों को इलाज के लिए ले गया, बीबी को इलाज के लिए ले गया। सिंपल सी बात है। अब मेरी बीबी का वहाँ पर इलाज हुआ, अगर खुदा न खास्ता कोई बात हो गई घर में आके, आप लोग तो मैं कैसे बताऊंगा कि जिस डॉक्टर ने इलाज कराया था वो क्या बताएगा? वो नेम प्लेट बताएगा। अब जब रामदास जोशी हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर नेम प्लेट ही नहीं लगा रहा है, ड्रेस ही नहीं पहन रहा है, तो कल के दिन उसकी कंप्लेंट कैसे करेंगे? कंप्लेंट कैसे करेंगे? कल के दिन पता ही नहीं हमको किसकी कंप्लेंट करनी है। वहाँ रामदास जोशी हॉस्पिटल ना तो सफाई है, पीपीई मोड का वो हॉस्पिटल। कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, कुत्ते के काटने का इंजेक्शन वहाँ नहीं, और किसी सांप के काटने का इंजेक्शन वहाँ नहीं। और एसडीओ वहाँ के वो कह रहे हैं, कौन सीएमओ, कि हॉस्पिटल में कल ही मैंने इंजेक्शन भिजवा रखे हैं। अब वो वहाँ का जो सीएमएस है वो क्या कर रहा है कि उन्हीं इंजेक्शनों को मेडिकल स्टोर वालों को बेच दे रहा है, बाद में उनसे 100 रुपए लेकर फिर उनको खरीदवा ले रहा है। आपने एक बड़ा आज सवाल किया है, सब जगह सेटिंग हो रही है। आपके सवाल का जो डॉक्टर की टीम जवाब देती है, जो मेरे मोबाइल में कैद नहीं है, अन्य लोग यहाँ पे उनके मोबाइल में शायद कैद होगी, उनका कहना है कि और जो है ना वो वीआईपी ड्यूटी में जा रखे, ऐसा कुछ बोला गया है। बड़े ताज्जुब की बात है, बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। और धन्यवाद है भाई साहब आपके दिमाग के लिए। सलाम है, सलाम। आप वाकई छलिया है भाई साहब, आप रावण है, रावण। 10 मुख है आपके, 10 शीश। उस दिन भी यही हुआ था जब पहली बार किसी कांस्टेबल ने मुझे थप्पड़ मारा था। मैंने यही पूछा था, सबसे पहले आपकी वर्दी कहाँ है? आप तो मुझे कांस्टेबल लगते ही नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात कि मेरा अरेस्ट वारंट दिखा है, उसके बाद वो मुझे 7 थप्पड़ मारता है। मेरी पत्नी को वो धक्का मारते हुए 1 थप्पड़ मारता है। अभी वो कांस्टेबल कहाँ होगा? अभी प्रमुद्वारा चौकी में है। अच्छा, प्रमुद्वारा उसका नाम फिर दोबारा उजागर करें। विनीत चौहान।
विनीत चौहान। विनीत चौहान जी, आपको मैं अपने लाइव मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि आपको किसी आम नागरिक को मारने का ऐसा अधिकार नहीं है। मेरी पत्नी को मारा, उसके गोद में एक बच्चा होता है, मेरी लड़की होती है जो आज इस प्रदेश में नहीं रही, उसको सांप ने काट दिया, वो बेचारी ऊपर चली गई, वो लड़की भी गिरी और मेरी वाइफ भी नीचे गिरी थी उसके थप्पड़ के कारण। बताओ तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। विनीत चौहान जी, आप एक उत्तराखंडी नहीं है, आपको तो हमें तो ऐसा लगता है कि तुम उदंडी हो, काल ने वो तो मैं तुम्हारी गिनती होगी। वो तो मैं ही सामने आया, उसने तो पता नहीं कितनों को मारा होगा। सोचिए आप, कितनों को। विनीत चौहान हमारे पल्ले नहीं पड़ा, मैं तो साफ कह रहा हूँ। उत्तराखंड में बिना किसी वजह के थप्पड़ मार देते हैं। लॉकडाउन में सबसे बड़ा शराब माफिया यही था। शराब लॉकडाउन में शराब बेचने वाला यही था विनीत चौहान। धीरे धीरे पोल खुल रही है, धीरे धीरे, और ऐसे अभी एक बात, हमारे उत्तराखंड पुलिस में वैसे है, भ्रष्ट भी है, बाकियों को मैं गलत नहीं कहता। हाँ, 10% भ्रष्ट भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। पुलिस और बाकी उत्तराखंड पुलिस में बहुत अच्छे भी है, अभी भी है, तो तभी पुलिस और भ्रष्ट भी है इसमें। और एक बड़ा सवाल, बिल्कुल पैसा खा के अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना देते हैं, ऐसे भ्रष्ट भी हैं उत्तराखंड में। चलिए एक बार मैं अपने सोशल मीडिया के अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा उन होटल वाले भाइयों का। अभी आपसे मैंने बात करवाई, कोई दीपक जोशी जी हैं, न मैं कभी मिला न कुछ, सीधा कहते भाई जी वैसे हमें खुद बर्तन मांज रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारी कोई जरूरत हो तो आप QR कोड नंबर भेज दीजिएगा भाई साहब, और हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद भाई साहब सभी के लिए। बिल्कुल, सभी होटल। और एक हमारा वो भाई रोशन रतूड़ी, जो मजबूरी में हम लोग जाते हैं विदेश में, और कोई बेचारा चोरी छिपे नौकरी भी करता है, मर जाता है, कुछ होता है, तो उसकी डेड बॉडी का लाने का जो काम करता है वो काम करता है रोशन रतूड़ी करता है। अब यह हमारी सरकार जिंदों को नौकरी तो नहीं दे पाई, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सरकार को चाहिए कि जो लोग विदेश जाते हैं उन लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया करनी। आप उन होटल वाले भाई और रोशन भाई ने क्या कर चाहेंगे? आप उनको भी बोल दो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और विदेश में हमारा एक व्यक्ति तो ऐसा है जो कम से कम उत्तराखंडियों के लिए काम कर रहा है। वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई आपबीती हो जाती है, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपना काम चालू रखिए। और उत्तराखंड के किसी व्यक्ति के साथ विदेश में कोई आपबीती हो जाती है तो वो उसके साथ खड़े होकर उसके घर तक उस व्यक्ति को पहुंचाने का काम करते हैं। किसी को वहाँ पुलिस पकड़ लेती है तो उसकी रिहाई कराकर उसको वो उत्तराखंड वापस भेजते हैं। अगर उसको नौकरी चाहिए होती है तो नौकरी भी देते हैं। और सबके भी ताकत है आप, हम और वो बेचारे, एक मेरा बहुत माँ बहने जब वो देती है। एक ज्ञापन अभी मैं मुख्यमंत्री को दे चुका हूँ, अब ये देखना बाकी है कितने दिन में वो उस पर गौर करते हैं। उस ज्ञापन में मेरा जो ज्ञापन है कि उत्तराखंडियों के लिए, उत्तराखंड के होटलों में उनके लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हो कि यहाँ पर होटल वालों के लिए नियम बने कि उसकी सैलरी का बेस तैयार हो, उसकी ड्यूटी का टाइमिंग तैयार हो, और उसको ऑप्शन में नौकरी से ना निकाला जाए, और उसको सर्विस चार्ज और बोनस भी मिले। ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बात भाइयों के लिए दोस्तों। मजाक होती है, देखो जब आपकी माता जी मजाक जी, कोई होटल वाला 12,000 के कमरे लगा रहा है और एक दिन का कमरा है 12,000 का, और उसमें 45 कमरे हैं, और हमारे उत्तराखंडी को 12,000 रुपए तनख्वाह दे रहा है और काम ले रहा है 18 घंटे। ऐसा नहीं चलेगा। 8 घंटे की ड्यूटी होगी और सैलरी एक हेल्पर किसी से 25,000 रुपए होगी सैलरी मिलती होगी। तो 2 ही तारीख को प्रस्ताव में लिखा जाएगा कि 2 तारीख को सैलरी मिलेगी। जो होटल का मालिक ऐसा नहीं करेगा उसके उसमें लाल बत्ती लग जाएगी, उसका होटल बंद हो जाएगा। अभी आपने महेंद्र भट्ट जी से बात की और आपने कहा कि मुझे मोदी जी का नंबर चाहिए। नहीं, गूगल पे आपको गूगल का ऐसी बात नहीं हुई थी। मैंने उनसे कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को आप हटा दीजिए, उन्होंने हमारे पहाड़ियों को गाली दी है। पर उन्होंने कहा मैं क्या करूं, आप मोदी जी को बोलिए। मैंने कहा मोदी जी का नंबर नहीं है। बोला, मैंने कहा दे दीजिए। बोला अभी भेजता हूं मैं, पर उन्होंने फोन काट दिया मेरा। पूरी बात आप कुछ कह रहे थे कि ये कौन बोल रहे हैं, ये कुछ भाषा का कुछ प्रयोग कर रहे हैं। उनकी जब उन्होंने फोन उठाया वो तो लगी नहीं रहे थे पहाड़ी जैसे लोग उनको पहाड़ी बताते हैं, मेरे को पहाड़ी नहीं लगी, पहाड़ी नहीं लगी। मैं भाजपा से मांग करूंगा कि वो प्रदेश अध्यक्ष को हटाए और किसी ईमानदार आदमी को, ऐसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल है हमारे यहाँ, जो जिनकी मुंह में प्यार बसता हो, वाणी में प्यार बसता हो, जो पार्टी को बचा के रखे और पार्टी के लिए अच्छे काम करे।
चलिए बिरजू भाई आप आराम कीजिए, पर आ सकता है आज भाग्य में आराम नहीं आज, लेकिन धन्यवाद भाई साहब, आपके जज्बे को सलाम, आपके जज्बे को। और आपने कहा ये आगे तूफान, बहुत बड़ी बात है वास्तव में भाई साहब। क्या खोपड़ी यार बिरजू भाई की यार। नवल भाई, बिरजू भाई खोपड़ी देखो आप। अभी एक ये डॉक्टर आए ना, तो आप थे, आप यहाँ पे नहीं थे? न, मैं था, बिल्कुल था। थे ना? तो आपने क्या सुना, क्या पूछा उन्होंने डॉक्टर से? देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिरजू मयाल, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे बिरजू मयाल के चेकअप के लिए, और बिरजू मयाल का कहना था कि भाई आपको प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए, डॉक्टर की नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, डॉक्टर का पूरा जो एक आपको कहेंगे कि पूरा जो उसका ड्रेसअप है वो होना चाहिए। और उस ड्रेस में बिरजू मयाल ने उनको आने के लिए कहा, और उसके बाद जो है वास्तव में डॉक्टरों की पूरी टीम वापस जा चुकी है। बहुत बड़ी बात है ये। और पहली बार, क्योंकि मैंने भी अपने पत्रकारिता के इतिहास में ये सवाल आपने आज तक नहीं किया होगा, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक उत्तराखंड का युवा जो पहाड़ी क्षेत्र से आया हुआ युवा है, और उसने अपनी बातों में वास्तव में उत्तराखंड की पीड़ा झलकती है। और वो सारी बातें, कई लोग कह रहे हैं कि भाई बिरजू मयाल प्रॉपर एक मुद्दे पर बातचीत नहीं करते, लेकिन हमारा ये कहना है कि बिरजू मयाल यदि भ्रष्टाचार से लेकर और विभागों में तमाम तरह की जो चीजें चल रही हैं, तमाम घपले घोटाले जो चल रहे हैं, अगर उनको कह रहा है, उजागर कर रहा है पानी की समस्या को लेकर, स्वच्छता को लेकर, तो इसमें बुरा क्या है? तो इसको प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, और बिरजू मयाल की इस लड़ाई में कहीं न कहीं उनको भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई है। बिरजू मयाल की, बिरजू मयाल की जो है कोई घर की लड़ाई नहीं है। बिरजू मयाल अपने घर, बिरजू मयाल के बच्चे आज किस कंडीशन में वास्तव में रामनगर के भीतर होंगे, इस बात का एहसास प्रत्येक परिवार को होना चाहिए। बिरजू का एक 4 साल का बेटा है, और एक उसकी पत्नी है जो कि रामनगर में इस वक्त किराए के कमरे पर रहते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आप लोग जितने लोग आज पूरे नगर क्षेत्रों में आ रहे हैं, मजबूरी है, उस शिक्षा की मजबूरी है, आप लोगों को सोचना चाहिए इस विषय पे कम से कम। और बिरजू ने अपनी 3 साल की बिटिया को खोया है इसी विभागों के भ्रष्टाचार की वजह से, क्योंकि बिरजू मयाल के गांव में एक सांप आ गया था, और उस सांप से पूरे ग्रामीण परेशान थे। तो घटना याद है जब उनकी बिटिया की मौत हुई थी, उसके बाद शायद बिरजू भाई ने सांप को पकड़ के मुझे कॉल किया था उस दौरान, और सांप को पकड़ करके वन विभाग में छोड़ दिया था। बताइए, एक बहुत बड़ी घटना पहली बार उत्तराखंड के भीतर हुई। तो बिरजू मयाल जो कर रहा है वो आप लोगों की भलाई के लिए कर रहा है। उसके बाद आवाज के अधिकारी उसको मारने के लिए भी आए थे। बिल्कुल, मारने के लिए आए, उस पर मुकदमा दर्ज हो गए। 3 बार जेल जा चुका है ये युवा। आपको मैं फिर एक बार बता दूं, 3 बार जेल जाने वाले बिरजू मयाल हैं, जो इस वक्त देहरादून के एकता विहार धरने में बैठे हैं और प्रत्येक मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग बहुत से लोग एड्रेस पूछ रहे हैं। नवल भाई ना, यहाँ का एड्रेस बता दो। सीताराम भाई, क्योंकि ये दुर्भाग्य है पूरे उत्तराखंडियों का कि एकता विहार में जो है आंदोलन स्थल बना दिया गया है, क्योंकि आंदोलन स्थल पहले परेड ग्राउंड में हुआ करता था, जहाँ सारे लोग आते थे, देखते थे कि वास्तव में आंदोलन किस तरीके से चलते हैं, लोग कितने दिनों तक भूखे रहते हैं, लोग कितने दिनों तक आमरण अनशन करते हैं। लेकिन वहां से सरकार ने 2019 में इस आमरण अनशन स्थल को एकता विहार में कर दिया, और उसके बाद यहाँ कोई सुविधाएं नहीं, पानी पीने तक की सुविधा जो है आप बताइए आंदोलन स्थल में नहीं है। और ये वही राज्य है जो आंदोलनों से मिला हुआ राज्य है। सीताराम भाई, बिल्कुल बड़े भाई, दुर्भाग्य सबसे बड़ा यही है, आंदोलनों से निकला हुआ राज्य और वहाँ के आंदोलन करने वाले लोगों मैं चाहता हूँ, आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, बिल्कुल आप इस दशा को दिखाते चले कि किस हालात में यहाँ पर बेरोजगार संघ के लोगों ने लड़ाई लड़ी, और हर किसी को पटका जाता है, और ये लोग जो यहाँ अपना जीवन यापन करते हैं, आज हमारे भविष्य के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किस तरह अपना जीवन यहाँ गुजार रहे हैं, दिखाते चले आप, ये दिखाते चले आप। लैट्रिन बाथरूम ये सब दिखाओ, बता दो सीताराम भाई, ये गड्ढे दिखाओ जरा। वही धरना स्थल है जिसको सरकार यहाँ लेके आ गई थी। आप आगे हम पीछे यहाँ पर जो है एक पानी का नल तक नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है कि आंदोलन करने वाले राज्य के लोगों के, आंदोलन करने जितने लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। देखिए, टूटे फूटे किसी तरह से शौचालय जो बनाए गए हैं, और ये देखिए, हो सकता है ये सामने अतिक्रमण चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। देहरादून में अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्य है पूरा क्षेत्र, ये पूरा अतिक्रमण में। भाई साहब, हमारे साथ जो है लुसुन भाई हैं, लुसुन भाई यहाँ आंदोलन स्थल पर बैठे भी हैं। लुसुन भाई, आप बताइए वास्तव में क्या स्थिति, क्या दशा है इस पूरे आंदोलन स्थल। नवल भाई ने बात कही कि धरना स्थल है ये, आंदोलन से मिले हुए राज्य में बिल्कुल आंदोलन की स्थिति देखो, धरना स्थल की स्थिति ये है, बहुत गंदगी से लेके बहुत बुरी। आप ये देखो की स्थिति, सफाई कर्मचारी हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और जब बारिश होती है तो ये पूरे टैंक नाला पहुँच जाता है। नाला दिखाइए, नाला, ये नाला भाई साहब,
ये बहुत ही गंदगी का अंबार। वहाँ से घंटा घर से जहाँ हम लोगों के बीच में धरने दिए जा रहे थे। देखिए यहाँ पर जो है धरना देते हैं लोग भाई साहब, ये है धरना स्थल, ठीक है। और ये कोई प्री प्लान नहीं जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो बॉबी पवार ने जो लड़ाई अपने साथियों के साथ लड़ी, उसके बाद से जब अच्छा रिजल्ट आना शुरू हुआ, क्या देखेगा आप, शायद आज तक किसी ने दिखाया ना हो, मुझे ऐसा लगता है। ये देखिए रतुड़ी जी, बहुत दुर्भाग्य है। 2019 में बनारसी भर्ती घोटाले को लेकर यहाँ आंदोलन शुरू हुआ, उपनल वाले यहाँ बैठे, और उपनल का भी एक बहुत लंबा आंदोलन इस पूरे यहाँ पे देखा हमने। नर्सिंग का आंदोलन हमने यहाँ पे देखा, तमाम तरह के आंदोलन यहाँ से चले हैं। और ये देखिए कोविड का आंदोलन हमने यहाँ से देखा, स्वास्थ्य विभाग तो दशा और दिशा आप देख सकते हैं कि वास्तव में उत्तराखंड जो आंदोलनों से बना राज्य है, उस राज्य के आंदोलनकारियों के लिए जो युवा और बिरजू मयाल जैसे युवा रतुड़ी जी बैठे हुए हैं, आप भी लगातार इसको कवर कर रहे हैं। कवर करना जरूरी है। एक भाई साहब लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं कोई, मेरे पहाड़ अभी बैठने का वक्त नहीं है उत्तराखंड का, चारों तरफ गंदगी का अंबार। और ये जो ये बन रहा है यहाँ पे, लगता है ये कब्जा हो रहा होगा, पक्की बात है ना। 10 लोगों तक पहुँचेगा, कानून की बात होती है, तो ये कानून की बात रतुड़ी जी बहुत दुर्भाग्य है। और मोदी जी कहते हैं भाई डिजिटल युग की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और उसी डिजिटल के माध्यम से आप लोग देख भी रहे हैं, आपके दर्शक देख रहे हैं, और आपको देखना चाहिए और समस्याएं उठानी चाहिए जब ये इस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं। और बिरजू मयाल जैसे जो युवा है वो इस बात को उठा रहे हैं। आप लोग तो, हम लोग तो सिर्फ माध्यम है रतुड़ी जी, आप लोग हम लोग सिर्फ दिखाने के एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन असली आंदोलन वो युवा लड़ रहा है, बिरजू मयाल लड़ रहा है, जो अपना घर परिवार छोड़ करके और इस वीरान जगह पर, और यहाँ पर कभी शमशान घाट हुआ करता था, आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, ये शमशान घाट की जगह थी। और वास्तव में उत्तराखंड के नेताओं ने देखिए कितनी बड़ी साजिश रची उत्तराखंड आंदोलनकारियों के प्रति। आप देखिए लुसुन जी, बहुत बड़ी मतलब साजिश। साफ शब्दों में कहूँ, अपने लिए कोटी आलिशान, और जब मांगा युवा ने अपना हक, उनको सीधा शमशान। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी अपने लिए कोटियां आलिशान, लेकिन जब युवाओं ने अपने हक की बात की, धरना देना शुरू किया, तो उन्हें फेंक दिया गया सीधा जिंदगी शमशान। यानी कि शमशान क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, पहले बच्चों को बिल्कुल दफनाया जाता था। नहीं, सच बात है आपकी, और बिल्कुल वो सही बात है। आप लोगों को, सब लोगों को बिरजू मयाल को समर्थन करना चाहिए। बिरजू मयाल एकमात्र ऐसे युवा हैं जो इस समय जो है पूरे उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं। और खुद हमारे साथ आंदोलनकारी लुसुन टोडरिया हैं, वो भी बताएंगे कि वास्तव में लुसुन जी एक बड़ा सवाल है। इतने 25 सालों का उत्तराखंड हो चुका है, और उसके बावजूद देखिए आंदोलनकारियों की स्थिति और बिरजू मयाल जो कर रहे हैं। ये बच्चे देखो भाई साहब, कब से बैठे, बेटा इधर आया, यहाँ यही खड़ा है। ये देखिए बहुत पुराने साथी हैं, धन्यवाद भाई साहब इनके लिए। आंदोलन के थोड़ा मैं तो जाऊँ, थोड़ा अपनी पीड़ा आप बताएं पर एक बार, पुनः बताएं कड़ी आवाज में। कड़ी आवाज में बिल्कुल। पीड़ा यही है कि हम इतने सालों से बैठ रहे हैं, और यहाँ पे एक दिन जो इतनी बारिश आई, तो हम सोए हुए थे रात के 1-2 बजे की बात मैं बता रहा हूँ। तो हम सोए हुए थे, तो यहाँ पे जो करंट की ये तार थी जो ये पूरी नीचे आई हुई थी, और अगर हमारे पैर लग जाते उस दिन उस पानी में, तो हमने तो सब उस दिन। तो यहाँ बाढ़ आपदा आप लोग झेलते रहते हैं लगातार। ये देखो ना आप, कितनी ये बारिश और का सारे गड्ढे आ रखे, और पूरी यहाँ पे इतने ऐसे हाल है इस जगह को। यहाँ पे तो हमने एक बच्चे का वो भी देखे थे, कंगाल तंत्र, अच्छा हमने फेंक दिए। ये देखे, इस बात की कहीं न कहीं तब्दीस हो चुकी है कि यहाँ शमशान घाट में किस तरीके से आप देखिए वास्तव में कंकाल अगर मिले हैं। खुद हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी युवा हैं जो वास्तव में यहाँ पर लंबे समय से आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बेरोजगार संघ के आंदोलन से जुड़े रहे, बहुत पुराने युवा हैं, युवा साथी हैं। वो खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर कंकाल मिल रहे हैं। आप देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसी जगह पर सरकार एक आंदोलन स्थल बनाती है, उसके बाद देखिए यहाँ मैंने इसीलिए कहा खाली जी कि शमशान घाट, इस मिट्टी से तिलक करो तुम, धरती है शमशान की। भाई साहब, ये शमशान से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। आज इस बालक ने जो बोला है, और अनुभव पूछिए आप। अनुभव देखिए, यहाँ कंकाल तक मिले हैं, यानी साबित हो चुका है, यह था। जी आसपास के लोग क्या बताते हैं, ये बातें तो आपने सुनी होंगी। आसपास के लोग क्या बता रहे हैं इस बारे में? आसपास के लोगों ने भी यही बोला कि यहाँ पे पहले जो है बच्चों को दबाया जाता था। अब बताइए, इस बात की कहीं न कहीं और अब बच्चों के अरमान को दबाया जाता है, अब बच्चों के अरमानों, इसलिए उनको वहाँ से यहाँ पटका जाता है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। कह रहे हैं बिल्कुल रतुड़ी जी। और वास्तव में लोगों के अरमानों को दबाने का काम हमारे जो युवा हैं, युवा हमारे छात्र, हमारे आज की डेट में जो देखिए तमाम वो यही तो युवा हैं आंदोलनकारी, चाहे वो लुसुन टोडरिया हो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे बिरजू मयाल हो, तमाम यही वो युवा हैं, चाहे वो अन्य हो, चाहे जितने युवा हमारे साथी जो है इस वक्त हैं आंदोलन में, तो वो कहीं न कहीं उत्तराखंड की लड़ाई आगे बढ़ा रहे हैं। पूछिए और पूछिए, अनुभव पूछिए भाई। बेटा बताइए आप, और क्या चाहते हैं? नाम क्या आपका, उम्र कितनी आपकी, आपके अरमान क्या है? मेरी उम्र 24 साल है, मेरा नाम विशाल चौहान है।
और मैं चक्राता का रहने वाला हूँ। और हमारी जो मांग थी सीबीआई को लेकर है, जो बड़े बड़े भर्ती घोटाले हुए हैं आज तक, उसके लेकर हम इस मांग को लेकर बैठे हुए थे और सरकार ने हमारी कोई जो अभी तक मांग नहीं सुनी। उसी को लेकर हम 2 साल हो गए हमें, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं सुनी गई। और हम सरकार को अब आगे बताएंगे, 2027 चुनाव है, युवा ही सब कुछ कर सकता है और युवा ही बताएगा इनको कि हम युवा क्या कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए रतुल जी, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए सीबीआई जांच की मांग की थी कि भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, और वास्तव में जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था, और वो वास्तव में वो चेहरे आप लोगों के सामने आते। आपने तो सिर्फ हाकम सिंह जैसे चेहरों को देखा, लेकिन वास्तव में इसके पीछे कितने बड़े चेहरे हैं। यदि वास्तव में उनकी जांच हो जाए तो वास्तव में वो चेहरे लोगों के सामने आ जाएं। और सीबीआई जांच की मांग इसीलिए ये युवा साथी लगातार यहाँ पर कर रहे हैं कि भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि वास्तव में इस सिंडिकेट को चलाने वाला कौन व्यक्ति था, कौन लोग इस पूरे गुट में शामिल थे। तो ये बात भी जरूर होनी चाहिए रतुड़ी जी। और बहुत एक अच्छा जो है भाई ने बताया कि यहाँ जो है पूरी जानकारी जो हमें दी स्पष्ट रूप से कि यहाँ शमशान था, कैसे जो है कंकाल तंत्र यहाँ मिले हैं। कितनी बड़ी बात है। देखिए रतुड़ी जी एक बार दिखाइए, वास्तव में कंकाल तंत्र यहाँ मिले। इसके अलावा जो आसपास के लोग भी बताते हैं ये शमशान घाट है, यानी कि शमशान में। और उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं उनके जो है जो सपने हैं, उनके सपने कौन है हमारे आंदोलनकारी को? यही तो है, यही सब युवा उनके सपने हैं, और उनके सपनों को यहाँ इस तरह से शमशान घाट में बिठाने का काम किया जा रहा है। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ठीक है, यहाँ के युवा बैठने के लिए तैयार हो गए। इतना सहर्ष युवा है हमारे पहाड़ों का, सारी चीजों को स्वीकार कर लेता है। उसको लगता है कि जो हमें हमारे लिए जो है उसको बहुत सीधा हमारा युवा है हमारे पहाड़ों का। लेकिन उनके लिए देखिए किस तरह की व्यवस्था बनाएगी। वो यहाँ बैठा, युवा यहाँ बैठा, सरकार ने 2019 युवा यहाँ बैठा, और लगातार 19 से 25 कितने साल हो गए यहाँ पर पानी 6 साल हो गए, पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। मतलब आप लोगों ने बिल्कुल आंदोलनकारियों को इतना, यानी कि आंदोलन को भी कहीं ना कहीं दबाने की बात हो, इस बात से उजागर हो जाए। देखो कितनी रोचक बात यह है कि बिरजू मेयाल के आमरण अनशन में बैठने की वजह से फिर जो ये सिस्टम की कमियां हैं, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कि कल से हर एक कदम में पूरे प्रदेश की जो सिस्टम की खामियां हैं, जो बिरजू पहले भी उजागर करता था, अब और उजागर हो रही हैं। कि चाहे हम जो वन विभाग के खिलाफ वो धरने में बैठा हो, या प्रेमचंद अग्रवाल की स्थिति पर धरने में बैठा हो, फिर उसने यहाँ की जब स्थितियां देखी कि यहाँ 2 साल से बैठे हुए, फिर जो डॉक्टर आते हैं उनकी ड्रेस बोलता है कि उनको वापस भेज दिया जाता है। तो ये भाई साहब ये बहुत बड़ा पंच था भाई साहब। ये तो आपने पत्रकारिता में शायद पहली बार नेवर यूज्ड, मतलब आपने ऐसा शब्द कभी प्रयोग नहीं करेगा भाई साहब। पहली बार जो है, क्योंकि ये एक सेकंड, क्योंकि जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसे दवा चाहिए होती है। लुसुन भाई, और उस बात को देख के बड़ी खुशी हुई। कम से कम उस व्यक्ति में दमखम तो है, अपने हकों के लिए लड़ने के लिए दमखम तो है। उसने बोला, डॉक्टर को वापस जाना पड़ा, और डॉक्टर अब जो है डॉक्टर अपनी ड्रेस में आएंगे, ड्रेस में जो है चेकअप करेंगे। मैं एक लास्ट सवाल करूँ आपसे। बड़ी बात यह है, देखो एक जो डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स हमारा भगवान का रूप है। बिल्कुल है। आप आज इसको अन्य तो ना ले, बिल्कुल आप हमारे भगवान हैं। डॉक्टर हो, पुलिस हो, पत्रकार है, कभी कभार उसे कहीं पर भी किसी भी में जाना पड़ सकता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से बिरजू मेयाल ने सवाल किया कि आपकी ड्रेस कहाँ है, ये बड़ा सवाल था। जबकि बिरजू मेयाल की जो हालत है उसे चेकअप की जरूरत है, बिल्कुल। लेकिन उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए सीधा सवाल इसलिए टारगेट कर दिया कि यदि डॉक्टर के रूप में फेज में रात को एम्बुलेंस का सायरन बजाते हुए कोई डॉक्टर यहाँ आ जाए और मुझे कोई खचाक से जैसे ठोक दे, तो बिरजू का मामला खत्म। 112 की